वो सारे नुकसान की भरपाई पंजाब सरकार ने की है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देश में तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। मुझे आज भी याद है मोदी जी ने ये कहा था कि 2022 तक मैं हर व्यक्ति को छत दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से आज गुड़गांव पहुंचे हैं अनुराग ढाणा जी, जो कि बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिदिन जगह जगह गांव-गांव हर डिस्ट्रिक्ट में शहर में पहुंचा रहे हैं आम आदमी पार्टी की बात, जिससे कि 2024 में इनका मानना है कि हमारी सरकार भी बनेगी और चाहते हैं कि सरकार भी बने। परंतु इनके सामने दो चुनौतियां हैं बहुत बड़ी, कि जो जनता आज जनता के बीच में जो उन्होंने कल अपना देखा यहाँ गुरुग्राम शहर के अंदर के किसान और गरीबों के साथ में जो आप बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो आप इसको कितना मानते हैं कि आज आपने कहा कि किसान की हितैषी नहीं है भाजपा? देखिए, किसान त्रस्त है आज हरियाणा के अंदर। ना उनको अभी तक बाढ़ के जो क्लेम मिलना था, मुआवजा मिलना था, वो दिया गया। ना अभी तक उनको पिछली जो फसल खराब हुई थी 2-2, 3-3 साल के बीमा क्लेम पेंडिंग है। ना उनको एमएसपी मिल रहा, ना मंडियों के अंदर सुविधाएं मिल रही। बाजरे की खरीद में पता लगा है कि 70% बाजरे को क्वालिटी इशू कह करके रिजेक्ट किया जा रहा है, यानी प्राइवेट वेंडर के हाथों में भेजा जा रहा है किसान को। तो किसान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है, और जब अपना हक मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाठियां चलाती है उन पे। किसान 2024 में जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी को, और गरीब जिनके ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, जिनके घर तोड़ रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, वो भी 2024 में इनको जवाब देंगे। आम आदमी 2024 में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। परंतु जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी किसानों के दम पर पंजाब में आई, ऐसा लोगों का मानना है। अब भाजपा कहना है कि किसानों के दम पे आई, परंतु आज किसान पंजाब के अंदर ही धरना दे रहे हैं और सरकार वहाँ चुप है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस पंजाब में जितनी सेंसिटिव सरकार है, यहाँ पे जब किसान धरना देते हैं तो सरकार क्या करती है? उनको लाठियाँ मारती है। पंजाब में अगर किसान कोई मुद्दा उठाते हैं तो सरकार उनकी बात सुनती है, उनसे कम्युनिकेट करती है। पंजाब की शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जिसने बाढ़ के समय जब फसल खराब हुई 15 दिन के अंदर, भगवंत मान जी की सरकार ने 15 दिन के अंदर मुआवजा किसानों के खाते में पहुंचा दिया। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। किसी की मुर्गी, किसी की बकरी, किसी का घर गिर गया, किसी का जमीन नुकसान हो गया, वो सारे नुकसान की भरपाई पंजाब सरकार ने की है। ऐसी मंशा उनकी स्पष्ट है। साफ तौर पे इन लोगों के अंदर खलबली है इस बात को लेकर के, और बार बार अलग अलग संगठनों को उकसाते रहते हैं, उनके माध्यम से विवाद खड़ा करते हैं। लेकिन सेंसिटिव सरकार होने की वजह से चाहे आप जो विवाद खड़ा कीजिए, अगर सरकार आपके साथ कम्युनिकेट करती है, आपसे बात करती है, तो हर विवाद को सुलझाया जा सकता है। पंजाब में इस वक्त एक सेंसिटिव सरकार है जो हर मुद्दे को सुलझाती है। हरियाणा में इस वक्त एक निर्दयी सरकार है, निष्ठुर सरकार है। किसान जब जब अपनी मांग लेकर गए, कर्मचारी जब जब अपनी मांग लेकर गए, लाठियों से उनका स्वागत किया गया। सरपंचों को कैसे चंडीगढ़ में सड़कों पे घसीटा गया, लाठियां बरसाई गई, सब ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हरियाणा में हर वर्ग दुखी है। प्रदेश के अंदर ही, बल्कि अगर देखा जाए गुड़गांव में एक ड्राइव चलाया जा रहा है, जहां भी अतिक्रमण से लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। परंतु वहां पर जो रहने वाले प्रवासी हैं, या उनकी दुकान हैं, या उनके मकान हैं, उनका कहना है कि हम 25 साल 30 साल या फिर हमारे दादा लाई की ज़मीन है, परंतु सरकार हमारे साथ जाति कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीते दिन सुभाष चौक पर इस प्रकार की घटना हुई कि कुछ दिन पहले पंचायत होती है 1 साल पहले, और उनको दोबारा से फिर तोड़ दिया जाता है। तो ये कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पे मेरा बहुत साफ कहना है कि अगर किसी अवैध जगह पे आप कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, पहले ये जवाब दीजिए कि जो पिछले 25 साल में जिन अफसरों ने, जिन पॉलिटिशियंस ने, जिन नेताओं ने इसको बसवाया, इन लोगों के घर यहाँ पर बनवाए, अगर वो सरकारी ज़मीन है तो मैं बिल्डरों को भी बिल्डरों को दी जा रही है। मैं बहुत से ऐसे केसेस को जानता हूँ जिसमें उनके पास आज़ादी से पहले तक के कागज़ पड़े हुए हैं उस ज़मीन के। अगर वो सरकारी ज़मीन है जो क्लेम कर रहा है निगम, तो फिर पहले उन अफसरों को, उन नेताओं को लाइन में खड़े करके चिन्हित करके उनकी पहले सज़ा स्पष्ट करें कि उनको क्या सज़ा मिली कि उन्होंने अवैध कब्जे कराए, उन्होंने अवैध मकान बनवाए। उसके बाद ही किसी गरीब के मकान को हाथ लगा सकती है सरकार, उसके बाद उनका अधिकार बनता है। वरना कोई नैतिक अधिकार सरकार के पास नहीं है। जो 25 साल से एक घर में रह रहा है, जिनके बच्चे वहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, उनको आप अचानक से 2 घंटे का नोटिस दे करके और कहते हैं कि पीला पंजा चला देंगे, बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई वार्निंग दिए हुए।
अनुराग ढाणा आते हैं आम आदमी पार्टी में, और ऐसा जब से कितना प्रचार प्रसार या पार्टी में और बड़ा है उसका ग्रोथ अनुराग ढाणा से? देखिए, हम तो एक छोटे से सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के, और पूरी ताकत से जितनी हमारे अंदर मेहनत कर सकते हैं, जितनी काबिलियत है, जितनी हिम्मत है, उतनी हिम्मत से इस कोशिश में लगे हैं कि हरियाणा के एक एक घर तक अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को पहुंचाएं, एक एक व्यक्ति तक उनकी विचारधारा को पहुंचाएं, एक एक परिवार को केजरीवाल जी से जोड़ें और 2024 में सरकार बनाएं। 5 राज्यों में चुनाव सामने है, आप कैसे देख रहे हैं 5 राज्यों का चुनाव, क्या परिणाम होगा? परंतु जिस प्रकार से अब चुनाव आयोग पर लोग बागों का विश्वास हटता जा रहा है, ऐसा उनका मानना है कि कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार, या फिर ये कहा जाए कि अब जो चुनाव आयोग है वो इतना सीमित रह गया है कि सिर्फ आज ये डेट होगी घोषणा करने के लिए चुनाव कौन जीता, इन्हीं में ही रह गया है। आगे उसकी जो कार्यप्रणाली होनी चाहिए, सख्त होना चाहिए, वो सरकार के अधीन हो गया है। कैसे मानते हैं? देखिए, सभी 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय, कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देश में तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। 4 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। मीडिया को कॉम्प्रोमाइज़ करने की भरसक कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे उसमें। दूसरा, विधायिका, जिसमें इन्होंने खूब विधायक खरीद के खूब सरकारें तोड़ी, लोकतंत्र को चोट पहुंचाई, विधायिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। उसी कोशिश में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब ये चुनाव आयोग के ज़रिए विधायिका को काबू करना चाहते हैं। चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस अगर सिलेक्शन कमेटी में हो तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देश के सबसे बड़े फैसले वही करते हैं। सरकार भी जो कानून बनाती है उनकी समीक्षा करने का अधिकार उनके पास है। ऐसे व्यक्ति को अगर सिलेक्शन कमेटी में चुनाव आयोग के में रखें तो क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया, मतलब विधायिका को भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं। कार्यपालिका कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी खुल करके अपना स्टैंड ले नहीं पाते, क्योंकि ऊपर और नीचे कानूनों से बंधे होते हैं, सर्विस से बंधे होते हैं, नियमों से बंधे होते हैं। बचे सिर्फ न्यायपालिका। न्यायपालिका के ऊपर इस वक्त जितने हमले भारतीय जनता पार्टी कर सकती है उतने किए जा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी जो फैसले करती है, एक के बाद एक उन फैसलों को पलटा जा रहा है। न्यायपालिका को तोड़ने की कोशिश है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से देश में तानाशाही लाने का प्रयास कर रही है। आरक्षण महिला बिल को कैसे देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से एकदम से सत्र बुलाया जाता है, फिर उस सत्र पर बहस होती है और उसको लोकसभा और राज्यसभा में वो सभी राजनीतिक दल मोहर तो लगा देते हैं, परंतु जो विपक्षी दल हैं वो चाहते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, इसको सेंसन में लाया जाए। ये मोदी जी का एक और शगुफा है, ये मोदी जी का एक और जुमला है। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल था, जिसके ज़रिए महिलाओं से आरक्षण को 15-20 साल दूर कर दिया गया। सुनियोजित तरीके से कागज़ पे लिख के भारतीय जनता पार्टी ने 15-20 साल आगे धकेल दिया महिला आरक्षण को, जिसके लिए दशकों से संघर्ष कर रही थी माताएं बहनें। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो महिला विरोधी है मूल रूप से। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करती है, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उनको संरक्षण देती है भारतीय जनता पार्टी। संदीप सिंह को मंत्री बना के बिठाया हुआ है हरियाणा के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी ने यही चरित्र ये आरक्षण बिल के अंदर भी दिखाया है और महिलाओं से आरक्षण को कई साल, लगभग 1.5-2 दशक दूर कर दिया। बिल्कुल शरद सिंह से जिस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि अब आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम तो उनका जवाब रहता है कि मेरी टिकट कौन काटेगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमें तो कोई संदेह नहीं है कि उनको टिकट मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक ऐसा आरोपी बता दीजिए जो महिला अपराधों में शामिल हो, जिसने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किए हों और भारतीय जनता पार्टी ने उसका कद ना बढ़ाया हो, उसको सम्मानित ना किया हो। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के खिलाफ जो लोग अपराध करते हैं उनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। वरना क्या कारण है कि संदीप सिंह के साथ मुख्यमंत्री खड़े हुए कह रहे नहीं लेंगे इस्तीफा, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसके बाद भी कह रहे हैं नहीं लेंगे इस्तीफा। पुलिस को सबूत मिले तभी तो चार्जशीट फाइल की, वरना तो मामला रिजेक्ट कर देते। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी अपने दोस्त को बचा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो कारण होगा, कुछ न कुछ तो पार्टी की पॉलिसी होगी। महिला विरोधी चरित्र, महिला विरोधी पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की है। आप हरियाणा में लगातार आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उसमें आपका सिर भी फूटा, तो कैसे देख रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी जो बेरोजगार स्तर हरियाणा में उसको कैसे देख रही है कि अब उसका स्तर दिन प्रतिदिन मतलब गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है?
देखिए, ये सिर फोड़ें, गोली चलाएं, जेल में डालें, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहीद भगत सिंह जी के अनुयायी हैं। शहीद भगत सिंह जी ने कभी वो लड़ाई लड़ते हुए ये नहीं सोचा था कि मैं शहीद हो जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा। हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। उन्हीं के अनुयायी हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जितना अत्याचार इनको करना हो कर लें। 2024 तक अगर जिंदा रहे तो हरियाणा में सरकार बनाकर ही वापस लौटेंगे। 2024 की आप जिक्र करते हैं बार बार, हम 2024 में सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। कौन सी सीट ऐसी है जिसको आप निकाल रहे हैं, ये ताकत से दमखत से कह सकते हैं कि 90 में से हमारी 10 सीट आ सकती हैं, 20 आ सकती हैं, हम 50 में लड़ सकते हैं, या 90 में से 90 लाएंगे? ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पूछना होगा कुछ दिन में कि कौन सी सीट ऐसी है जहां पर वो जमानत बचा सकते हैं। पंजाब में हमसे कुछ गलतियां हो गई जिसकी वजह से कि 117 में से 92 सीट सिर्फ हमारी आ पाई। हरियाणा के अंदर वो गलतियां होने नहीं देंगे। एक एक सीट पर जमानत बचाने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी इनेलो को संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा के अंदर, एक तूफान चल रहा है इस वक्त ज़मीन के ऊपर। बहुत बड़ा बदलाव 2024 में होने जा रहा है। संगठन को लेकर आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो संगठन को लेकर कैसे कर रहे हैं? क्या आपके सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट में आप लगभग सभी विधानसभाओं पर बूथ लेवल पर आपने अपने कार्यकर्ता खड़े कर दिए हैं? जिस प्रकार से अगर कहा जाता है कि इस समय सबसे मजबूत अगर किसी का संगठन है तो भाजपा का है, तमाम लोगों के बीच में ऐसी आवाज़ आती है, भाजपा के लोग खासकर कहते हैं। देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है। इनके पन्ना प्रमुखों के बीच में भी अगर आप आज चुनाव करा लोगे तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। आप बेशक चुनाव करा के देख लीजिए। दूसरा, 4000 पदाधिकारियों को हमने नियुक्त किया हरियाणा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकसभा लेवल, ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद सर्कल लेवल पर, हर 5 गांव के ऊपर आज हमारा एक पदाधिकारी नियुक्त है पूरे हरियाणा के अंदर। इस जो चरण है, ये जो परिवार जोड़ो अभियान है, इस चरण में हम हर गांव में 21 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं। 21 पदाधिकारी हर गांव में नियुक्त कर रहे हैं और उसके अगले चरण में हर बूथ के ऊपर 10-10 पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। 2 लाख पदाधिकारियों की इतनी मजबूत फौज खड़ी होगी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की, जिसके सामने तिनके की तरह उड़ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनके अंदर अब वो निष्ठावान लोग नहीं बचे हैं। कांग्रेस ने तो सिर्फ संगठन की बात की थी, जूते चप्पल चलने शुरू हो गए, थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को, नारे लगा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और आम आदमी पार्टी ने 4000 पदाधिकारी नियुक्त भी कर दिए, शपथ भी करा दी, सुई गिरने जितनी भी आवाज़ नहीं हुई। इसका कारण सिर्फ ये है कि वो पद के लिए लड़ रहे हैं, वो टिकट के लिए लड़ रहे हैं, और हम प्रदेश की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष हमारे साथ आज खटाना जी मौजूद हैं। खटाना जी, कैसे दिख रहे हैं धर्मेंद्र जी कि आज आपने प्रेस वार्ता रखी, जिस प्रकार से जो ड्राइव चल रहा है प्रशासन का पूरे, आज गुरुग्राम शहर के अंदर दुकान मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि हमारे दादा की ज़मीन है, इसको क्यों तोड़ रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। कन्हई में भी तोड़फोड़ हुई, कल भी हुई है, इससे पहले नाथूपुर में भी तोड़फोड़ हुई है। कई जगह इन्होंने अपना पीला पंजा लेकर जाते हैं, तोड़ देते हैं, ना कोई नोटिस देते। इसमें गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। और जो लोग इन अधिकारियों को अगर पैसे दे देते हैं तो उन लोगों के मकान बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे सकते, उनको उजाड़ने का काम ये कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मोदी जी ने ये कहा था कि 2022 तक मैं हर व्यक्ति को छत दूंगा, लेकिन आज ये पक्का कर दूंगा, पक्का कर दूंगा। आज ये घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, और लोग तैयार बैठे हैं। इनको सबक सिखाएंगे, चुनाव आने दो। निगम चुनाव हालत तो ये करा नहीं रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं, लेकिन चुनाव आएंगे, इनको सबक सिखाया जाएगा। ये निगम का सारा चुनाव हारेंगे, और जब हमारी निगम में सरकार आएगी तब इन लोगों को बसाने का काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी किया है, पंजाब में भी किया है। निरंतर 1810 एकड़ जमीन का विवाद चला, फिर 1128 एकड़ का चला, आज वो भी किसान धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है 1128 के कि हमें इसका जो हमारा अमाउंट है, मूलधन है, उसका हमें ब्याज 2011 से अभी तक का दिया जाए। देखो, ये तो किसानों के साथ जाती है। इन्होंने पहले ये कहा था कि जो भी ज़मीनें हम किसानों की अखबारमेंट करेंगे उसको एक अच्छे रकम के साथ दिया जाएगा, अच्छे मुआवजे के साथ दिया जाएगा। किसान के पास होता क्या, उसकी धरती माता होती है। ये आज मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, ना आज उसके अंदर कोई ये ब्याज की दर दे रहे हैं। इन्होंने बहुत सस्ते रेटों में ज़मीनें अखबारमेंट कर ली हैं, लेकिन आज ज़मीनों को गुड़गांव अंदर रेट देखो क्या है। इनकी ज़मीनें चली जाएंगी तो क्या करेंगे? तो मेरे तो सरकार से दरखास्त ये है कि इनको एक उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इनकी भरपाई की जा सके। आज अनुराग ढंडा ने जिस प्रकार से आज प्रेस वार्ता रखी, उसमें कहा कि आज इस तरह से अवैध जगह का बहाना लेकर सरकार और प्रशासन मकानों को तोड़ रही है, गरीबों के मकानों को उजाड़ रही है। उसी बात को दोहराते हुए धर्मेंद्र खटाना, जो कि जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि आज जो
वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आज आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से लोग बाग अपनी पॉकेट खर्चे से, अपनी जेब से बचा बचा के पैसे मकान बनाते हैं, उसको सरकार 2 मिनट में ध्वस्त कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तानाशाह रवैया चल रहा है, जैसा कि धर्मेंद्र खटाना और अनुराग ढांडा जी का कहना है। तो मेरा इसमें यही इनसे पूछना था कि किसानों के साथ में भी जो जाति हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ये भी किसानों के साथ में जो जाति चल रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार अपना लाभ फायदा देख रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।